नमस्कार विद्यार्थियों। एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य की पहली यूनिट का हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना जाता है, उसे कितने कालों में विभक्त किया गया, प्रत्येक काल की अपनी क्या विशेषता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि और लेखक उसमें रहे, इन सब का इस यूनिट में अध्ययन किया जाएगा। आज हम हिंदी साहित्य के आरंभ पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के आरंभ का जो प्रश्न है वो हिंदी भाषा के आरंभ से ही जुड़ा हुआ है। यह बात डॉक्टर नगेंद्र अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम हिंदी साहित्य के आरंभ की बात कर रहे हैं तो हमें पहले भाषा को जानना होगा। हिंदी भाषा अपनी स्थान और काल के भेद से उसने एक लंबी यात्रा की और अनेक रूप धारण किए। अगर हम अपभ्रंश से हिंदी साहित्य का आरंभ माने तो इसमें भी विद्वान एकमत नहीं है। हम ये जानते हैं कि अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही। आठवीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर उसके समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई और इसी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा और कुछ ने इसे अवहट्ट नाम दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान रहे जिन्होंने उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है यह कहा और उत्तर शब्द काल बोधक न होकर साहित्यिक अपभ्रंश से इतर बोलचाल की उस भाषा का बोधक है जो बाद में साहित्य रचना में प्रयुक्त होने लगी। राहुल सांकृत्यायन ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना और हिंदी की प्राचीन कवि और उनकी कविताएं लेख में उन्होंने हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया। शुक्ल जी ने भी आदिकाल की जो कुछ रचनाएं हैं उनको उत्तर अपभ्रंश में स्थान दिया, लेकिन उन्होंने कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की। द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में कहा कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उत्तर अपभ्रंश ही हिंदी का आरंभिक रूप है और जब उसमें तत्सम शब्दों की तत्सम रूपों की अधिकता हो गई, ये विकसित होने लगे, तब जो नई भाषा उभर कर आई उसे हिंदी कहा गया। हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती हैं और इसीलिए इस दृष्टि से सिद्धों की रचनाएं
नाथों की रचनाएं सब हिंदी साहित्य में आ जाएंगी। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें शामिल नहीं किया है, लेकिन वो फिर भी इतिहास में इनका जिक्र अवश्य करते हैं, क्योंकि अगर हम और वो जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो उसका कारण ये बताते हैं कि धार्मिक चेतना से जुड़े हुए थे, इसीलिए। लेकिन अगर हम सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें, हिंदी साहित्य में उसे ना रखें, तो हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। इसीलिए हमको अपभ्रंश की रचनाओं को भी हिंदी की आरंभिक रचनाएं मानकर शामिल करना होगा। हिंदी के प्रथम कवि की जब बात आती है तो प्रश्न उपस्थित होता है कि हिंदी का पहला कवि किसे माना जाए, क्योंकि सभी अपने अपने हिसाब से अलग अलग को बताते हैं। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नामक किसी कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना। परंतु इनकी कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई। राहुल सांकृत्यायन जी ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को, जिन्हें सरहप्पा भी कहा जाता है, उनको हिंदी का प्रथम कवि वो मानते हैं। सरहप्पा 84 सिद्धों में से एक थे और उनकी जो पद हैं उनमें आरंभिक हिंदी दिखाई देती है। रामकुमार वर्मा हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को मानते हैं, पौंचर्यू के रचयिता स्वयंभू को। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल रहमान, जिनकी रचना संदेश रासक है, उन्हें हिंदी का पहला कवि मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं और विद्यापति को बच्चन सिंह हिंदी का पहला कवि मानते हैं। राजा मुंज जो 10वीं शताब्दी के थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और समर्थन शुक्ल जी ने भी किया है हिंदी का पहला कवि माना। इस प्रकार हिंदी के पहले कवि को लेकर के सभी एक मत नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हिंदी का पहला कवि सरहपाद हो सकता है और सरहपाद को ही फिर सर्वमान्य मत से स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि उनकी जो भाषा है वो हिंदी के अधिक निकट है। उनकी भावधारा सिद्धों नाथों से होती हुई कबीर तक अपनी परंपरा बनाती है। इसीलिए सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानना तर्कसंगत रहेगा। प्रथम रचना की अगर बात की जाए तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद तो हैं, किंतु उन्होंने जो लिखे हैं वो सभी मुक्तक हैं। उनकी रचनाएं मुक्तक हैं, एक पुस्तक के रूप में वो नहीं है। इसीलिए प्रथम रचना को लेकर के भी विवाद बन गया। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में सरहपाद की कुछ रचनाओं का संग्रह किया था, तो एक हम उसका उदाहरण देख लेते हैं, जिससे आपको ये पता लगे कि किस प्रकार वो हिंदी के अधिक निकट है। जह मन पवन ने संचरई रवि शशि नाह पवेश, ताही वट चित विसाम करूं सरहे कविये उवेश। अपभ्रंश भाषा की प्रवृत्तियां इसमें मिलती हैं, लेकिन हिंदी की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही है।
हिंदी की प्रथम रचना जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को माना जाता है। इसमें सरहपाद की दोहा शैली का विकसित रूप मिलता है और देवसेन ने 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया है, जो गृहस्थ धर्म इसके केंद्र में है और यह हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। अब अगला प्रश्न उठता है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या नाम दिया जाए। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत से विभिन्न नाम दिए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल के नामकरण को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं और वो वीरगाथा काल नामकरण 12 रचनाओं के आधार पर करते हैं, जिनमें 4 रचनाएं तो अपभ्रंश की हैं, साहित्यिक हैं, और 8 रचनाएं देशी भाषा में है। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये चारों अपभ्रंश की रचनाएं हैं, साहित्यिक पुस्तकें हैं। और खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, जय मयंक चंद्रिका, जयचंद प्रकाश, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली, ये देसी भाषा में है। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धनाथ साहित्य को सांप्रदायिक कोटि का बतलाकर उसे हिंदी साहित्य में शामिल ही नहीं किया। इसका जवाब देते हुए अजय प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि धार्मिक मात्र होने से रचना सांप्रदायिक कोटि में नहीं आती, इस आधार पर भक्ति काव्य को कहाँ रखा जाएगा। किंतु रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, वो उन रचनाओं में कुछ तो उपलब्धि नहीं है, कुछ की जो तिथियां हैं वो सही नहीं है। कुल मिलाकर वो खुद रचनाएं भी विवाद में ही हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीरकाल का नाम दिया और महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन चारण काल नाम देते हैं और मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल 2 में उसे बांटा। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल कहते हैं और कहते हैं कि 3 प्रवृत्तियों की प्रधानता थी: रहस्यवाद की, निराशावाद की, युद्धवाद। रहस्यवाद तो आध्यात्मिक भूल भुलैया, निराशावाद जैन साहित्य और युद्धवाद सामंतों का। अजय प्रसाद द्विवेदी ने भी इनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि विषय वस्तु की दृष्टि से राहुल जी ने एक और नाम सुझाया, सिद्ध सामंत काल। बहुत दूर तक यह नामकरण साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध कराता है। सर्वमान्य मत से अजय प्रसाद द्विवेदी ने जो आदिकाल को आदिकाल नाम दिया वह स्वीकार कर लिया गया और आदिकाल नाम उपयुक्त भी है, क्योंकि भाषा, भाव, विचारना, शिल्प, शैली, संवेदना इत्यादि से संबंधित गुत्थियां सुलझ जाती हैं। भाव के स्तर पर श्रृंगार, भक्ति, वीर आदि रसों की परिपुष्टि यहाँ मौजूद है, जिस पर आगे का साहित्य टिका है। शैली के स्तर पर भी भक्ति काल व रीति काल में जो शैलियों का प्रवाह है, उसका आदि रूप यही मौजूद है। इसीलिए आदिकाल नाम बिल्कुल उपयुक्त नाम है। तो इस प्रकार आज हमने हिंदी के प्रारंभिक रूप को जाना, आदिकाल के बारे में जाना। अब हम अपने अगले व्याख्यान में आदिकाल की विशेषताओं का अध्ययन करते हुए सिद्धनाथ और जैन साहित्य को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।